स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। सुबह की 9 बजे की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ प्राची पारस। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कुछ देर बाद स्वरोजगार योजना का शुभारंभ होगा। एमएसएमई के तहत स्वरोजगार योजना का शुभारंभ होगा। सुबह करीब 10 बजे सीएम योगी शुभारंभ करेंगे, यानी तकरीबन 1 घंटे बाद इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। स्वरोजगार योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। 10 बजे का समय है जब इस योजना की शुरुआत, इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी खबर, ये अहम जानकारी आपको बता दें। कुछ ही देर बाद यानी 1 घंटे बाद स्वरोजगार योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। एमएसएमई के तहत स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया जाएगा और लगातार बीजेपी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को एमएसएमई हब बनाने की बात कही जाती है और इसी दिशा में अब तमाम कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद स्वरोजगार योजना का शुभारंभ होगा। वक्त है सुबह 10 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री आज 3 जिलों के दौरों पर भी रवाना होंगे। लेकिन उससे ठीक पहले एमएसएमई के तहत स्वरोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। आज स्वरोजगार योजना का शुभारंभ होना है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट्स आपके पास इस योजना को लेकर? प्राची, देखिए 10 बजे कार्यक्रम होगा। स्वरोजगार की जो योजना है उसकी शुरुआत की जाएगी और लगातार देखिए प्रदेश में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो लगातार यहाँ पर जो बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर देखिए कोविड के समय में जिस समय लोगों के रोजगार जा रहे थे, उस समय पहले श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। इसके बाद लगातार वो योजनाएं लाने की कोशिश की जाती है जिससे या तो लोगों को कहीं पर नौकरी मिल सके या वो खुद का अपना रोजगार शुरू कर सके। इसके लिए उनकी स्किल मैपिंग की जाती है और इसी क्रम में अभी भी लगातार सरकार की तरफ से काम जारी है। आज 10 बजे ये आयोजन होगा मुख्यमंत्री आवास पर। तो अगर हम देखें इस पूरे कोरोना काल में तो निश्चित रूप से एक ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। उसी बीच में रास्ते तलाशना इन चीज़ों के लिए ये काम भी करती रही है सरकार। तो निश्चित रूप से काफ़ी अहम दिन ऐसे में हो जाता है आज। बिल्कुल, और 10 बजे तक का इंतजार करना होगा शैलेश, जब मुख्यमंत्री इस योजना का शुभारंभ करेंगे। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां योजना का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। आज सीएम योगी लखनऊ में कोरोना पर बैठक के बाद बरेली जाकर बैठक करेंगे, वहां इंतजाम देखेंगे। यहां इंतजाम देखने के बाद सीएम नोएडा भी जाएंगे और फिर कल नोएडा से सहारनपुर जाएंगे। बरेली में क्या कार्यक्रम है, कोरोना संक्रमण का क्या अपडेट है जो सीएम को यहां आना पड़ा, ये जानेंगे अपने संवाददाता से। तो अनूप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनूप, आज लाइव हमारे साथ जुड़ गए अनूप, हमारे सहयोगी। अनूप, आज क्या कार्यक्रम है बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ के, और जो आंकड़ा है वो किस तरीके से बढ़ रहा है बरेली में कोरोना का? देखिए, आपको बता दूं मिनट टू मिनट का जो आया है उसमें 2:05 पर वो त्रिशूल एयरवेज पहुंचेंगे और यहाँ से क्या कहते हैं रोड की यात्रा से, सड़क की यात्रा से वो कमिश्नरी सभागार पहुंचेंगे और वहां पर मंडल के अधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे। दरअसल बरेली में कोरोना का जो अपडेट है उसमें हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में रोजाना 3 से 4 लोगों की मौत हो रही है। कल एक 10 दिन के बच्चे की मौत हुई है। 10 दिन के बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 188 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बरेली में जो टोटल एक्टिव पेशेंट है जो अभी तक के वो 1800 है और इसके अलावा जो अभी तक जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो 3000 के पार पहुंच चुकी है। जो जिनकी कोरोना से मौत हुई है उनमें 76 लोग हो चुके हैं। तो लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंडल के चारों जिलों के डीएम, एसएसपी, सीएमओ, जिला सब ठीक है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ताबड़तोड़ दौरे करने में जुट गए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर आइवरमेक्टिन टैबलेट से अब कोरोना का इलाज होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। कोरोना से बचाव और इलाज में अब आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल किया जाएगा। आइवरमेक्टिन पर जो शोध किए गए हैं उससे अच्छा परिणाम मिला है। सभी सीएमओ और सीएमएस को इसके इस्तेमाल के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। 4 अगस्त को डीजी हेल्थ की अध्यक्षता में इस टैबलेट के इस्तेमाल को लेकर बैठक हुई थी। 10 मेडिकल एक्सपर्ट्स
की बैठक में दवा के इस्तेमाल पर सहमति बनी। इसके आधार पर डीजी हेल्थ ने शासन से इस दवा के इस्तेमाल की संस्तुति की थी। कोविड पेशेंट के संपर्क में आए व्यक्ति को संक्रमण से बचाने के लिए टैबलेट दी जाएगी। कोविड के उपचार और संक्रमण को रोकने के काम में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने के लिए भी टैबलेट दी जाएगी। कोविड पॉजिटिव मरीजों को भी आइवरमेक्टिन टैबलेट दी जाएगी। सभी कैटेगरी के लिए टैबलेट की अलग अलग डोज निर्धारित की जाएगी। हालांकि गर्भवती और धात्री महिलाओं या फिर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को आइवरमेक्टिन टैबलेट नहीं दी जाएगी। ये आपको बड़ी खबर हम बता दें। और अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले की। आज फिर शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। बता दें कि कल इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेश, इस बारे में क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? किस तरीके से आज सुनवाई होनी है? प्राची, देखिए 69,000 भर्ती का जो मामला है, इसमें ये लगातार देखिए हम तो विवादों में बना है। पेपर लीक का प्रकरण इसमें सामने आता है, कई लोग हिरासत में लिए आते हैं, गिरफ्तार होते हैं। जब तार खुलने शुरू होते हैं तो पता चलता है भाजपा के नेता का भी नाम सामने आने लगता है प्रयागराज से, और लगातार इस पूरी जो टॉपर्स हैं वो भी सलाखों के पीछे जाते हैं। तो लगातार ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया, इस पर सवाल उठते रहे, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अधिवक्ता और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं नूतन ठाकुर, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने भर्ती को रद्द करने के लिए भी बात कही थी। फिलहाल इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है इस भर्ती के लेकर, सीबीआई जांच को लेकर। और कल इस मामले की तारीख लगी थी, लेकिन केस का नंबर नहीं आने की वजह से ये सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब आज इस मामले की सुनवाई कोर्ट करेगी, और देखना होगा कि इस मांग पर आगे क्या निर्देश देती है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जो है। लेकिन निश्चित रूप से जो मामला है, अगर देखें तो एक बड़ा मामला है कि एक पूरी भर्ती होती है इतनी बड़ी, और किस तरह से उसमें खेल होते हैं। लगातार एबीपी गंगा भी अपने दर्शकों को दिखाता रहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में किस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। खुद जो सरकार के मंत्री हैं विभागीय, उनको सामने आकर पक्ष रखना पड़ा था, लेकिन पक्ष रखने से बात नहीं बनती है। बहरहाल अभी भी जो भर्ती है वो विवादों में ही चल रही है। कोर्ट में मामला फंसा है, काउंसलिंग रुकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला है एक तरफ वो, और दूसरी तरफ अब जो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर, वो इस पूरी भर्ती की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो देखना होगा कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर अपने क्या निर्देश देती है। ठीक है शैलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो किस तरीके से सवालों के घेरे में है, ये लगातार एबीपी गंगा बताता रहा है। कितने घोटाले सामने आए वो भी हमने बताया, लेकिन अभी जो ये सुनवाई होनी है इसमें क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी जा सकती हैं? देखिए, सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, यही हो सकती है दलील के इस पूरे मामले की पहले ही एसटीएफ से जांच कराई गई, जो दोषी थे उनको पकड़ा गया, कार्रवाई चल रही है, और जो दोषी थे उनको, जो गलत लोग थे जो भर्ती में चयनित हो गए थे, उनको बाहर कर दिया गया। तो ये तर्क हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात आ रही है, जो नूतन ठाकुर की तरफ से दलील दी जा रही है कि अगर सरकार की ही एजेंसी खुद जांच करती है तो वो जांच कितनी निष्पक्ष होगी, क्योंकि सरकार जो है वही भर्ती लेकर आती है, और उसी की जांच एजेंसी, चाहे पुलिस हो चाहे एसटीएफ हो, अगर जांच करेगी तो उनका मानना कहीं ना कहीं कि वो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो देखते हैं कि इनकी दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट क्या फैसला लेती है इस पूरे मामले में। बहरहाल अभी भी इसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं इसमें, चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हो, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट से कब ये मामला छूटेगा। अभी तो जो काउंसलिंग है उसको लेकर विवाद चल रहा है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर आयोग में विवाद चल रहा है। तो 69,000 की जो भर्ती, जिससे लाखों अभ्यर्थी जुड़े हैं, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिर ये मामला सुलझेगा, कब उनकी काउंसलिंग होगी। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें और सफर तो जो है एक बार सबसे ज्यादा काउंसलिंग अभ्यर्थी ही कर रहे हैं, चाहे फिर वो घोटाले को लेकर हो, चाहे फिर ये सुनवाई को लेकर हो। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। उधर 9 अगस्त को होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का छात्र संगठनों से लेकर शिक्षक संगठनों तक जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि परीक्षा की आयोजक लखनऊ यूनिवर्सिटी का कहना है कि कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए खास तैयारी की गई है, इसलिए अभ्यर्थी बिना डरे परीक्षा देने आ सकते हैं।
कोरोना काल में लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर सूबे में घमासान मचा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को ज्ञापन देकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई है। छात्र नेता भी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। विरोध करने वाले छात्र नेताओं और टीचर्स एसोसिएशन का तर्क है कि कोरोना काल में लाखों अभ्यर्थी और बड़ी संख्या में उनके परिजन भी परीक्षा केंद्र आएंगे। इसके अलावा लाखों की संख्या में टीचर्स और बाकी कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। लखनऊ में तो टीचर्स एसोसिएशन ने परीक्षा की बहिष्कारी की तैयारी कर ली है। इतनी बड़ी संख्या में जब छात्र परीक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं इस महामारी के बढ़ने का खतरा भी बढ़ेगा। तो मेरी राज्य सरकार से ये अपील है कि जब तक कोरोना जैसी महामारी कम नहीं हो जाती या ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक बड़ी संख्या में जो प्रवेश परीक्षाएं हैं और जो इस तरह की परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करना चाहिए। अगर मेरी सरकार से मांग है, सरकार हठधर्मिता छोड़ दे, वरना शिक्षक भी मजबूर होकर के सड़कों पर उतर आएगा और हम सब परीक्षाएं न कराएंगे, इसके लिए भी निर्णय ले सकते हैं। इस बार बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 4,31,904 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनके लिए 73 जिलों में 1089 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों को अलग से सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनर के जरिए बजट दिया गया है। हर केंद्र पर हॉल और फर्नीचर सैनिटाइज होगा, साथ ही सैनिटाइजर और हैंड वॉश की पूरी व्यवस्था होगी। केंद्र पर सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं अभ्यर्थी हो या कक्ष निरीक्षक, सभी को इंफ्रारेड थर्मामीटर की जांच होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर उनकी क्षमता से आधे अभ्यर्थी आवंटित किए जाएंगे। हर केंद्र पर थंब इंप्रेशन के लिए डिस्पोजेबल इंक स्ट्रिप की व्यवस्था की गई है। 9 अगस्त को रविवार होने की वजह से लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद सार्वजनिक वाहन चलते रहेंगे। मुझे लगता है ये जो उनकी आशंका है वो पिछले साल जो व्यवस्था हुआ करती थी उसको देखकर है, क्योंकि पिछले साल तक ये परीक्षाएं केवल 14-15 केंद्रों में हुआ करती थी और पूरे प्रदेश से सारे बच्चों को, महिलाओं को भी, सबको उन केंद्रों पर जाकर इम्तिहान देना होता था। पर इस बार हमने 73 पूरे प्रदेश में 73 जिलों में ये परीक्षा फैला दी है और महिला कैंडिडेट को एक भी महिला कैंडिडेट नहीं है जिसको अपने शहर में परीक्षा केंद्र ना मिला हो। तो मुझे लगता है जब अपने ही उसमें होंगे तो ये जो जब दूसरे शहर से आती हैं, नए शहर में जाते हैं, तो अभिभावकों को ले जाना या साथ में ये सब होता है, अपने ही शहर में होगा तो मुझे नहीं लगता कि उनको अब किसी अभिभावकों की उतनी आवश्यकता होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि आयोजक विश्वविद्यालय है इस परीक्षा का, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर के लिए यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनिवर्सिटी के वो भेजे जा रहे हैं, इस समय यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अब जो टीचर्स एसोसिएशन है इस परीक्षा को लेकर विरोध भी कर रही हैं। उनका कहना है कि 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में जो पंजीकृत। इसके अलावा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावक भी आते हैं, प्रशासनिक अमला, शिक्षक, पुलिस, इन सब की ड्यूटी लगेगी। तो लाखों लोग इस परीक्षा से जुड़े हैं। कोरोना काल में इस परीक्षा को नहीं कराया जाना चाहिए। बहरहाल परीक्षा की तारीख तय है, तो इसलिए सिर्फ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कोरोना काल में कैसे बेहतर से बेहतर व्यवस्था और कैसे सब कुछ सुरक्षित और आसान तरीके से हो सके। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पानी के आगे बेबस होती जिंदगी की कहानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 17 जिलों के 666 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की 16 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही 938 नाव और 249 मेडिकल टीम भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई हैं। वहीं शारदा, सरयू, राप्ती समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे और ज्यादा चिंता बढ़ रही है। वहीं बाढ़ के इन हालातों को देखते हुए सीएम योगी ने 2 मंत्री अनिल राजभर और बलदेव सिंह औलख और प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश को बाढ़ ग्रस्त जिलों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। ये तीनों गोंडा, संत कबीर नगर, मऊ, देवरिया और गोरखपुर जिलों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को
सौंपेंगे। फिलहाल 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ किस तरीके से लोगों को सता रही है, जल स्तर किस तरीके से नदियों का बढ़ गया है, वो आप तस्वीरों में देखिए। वाराणसी, संत कबीर नगर, मऊ, आजमगढ़, गोंडा, गोरखपुर, हर जगह कमोवेश एक जैसे हालात पैदा हो गए हैं और लोग अब परेशान हो गए हैं क्योंकि जिंदगी पूरी तरीके से ठहर चुकी है। पानी ने मानो फुल स्टॉप लगा दिया हो। लगातार बारिश से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से पूर्वांचल के कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है, जिससे न सिर्फ फसल बर्बाद हो रही है बल्कि लोग अब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। उफनती लहरों की टक्कर से डगमगाती नाव की ये तस्वीरें वाराणसी की, जहां लगातार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। गंगा घाट की सीढ़ियां और मंदिर पूरी तरह गंगा के जल में समाहित हो चुके हैं। वाराणसी में हम हैं और यहाँ पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, उफनता हुआ गंगा का जलस्तर घाट किनारे को अपने आगोश में लेता जा रहा है। किनारे की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही जो मंदिर हैं वो भी जल के आगोश में जा चुके हैं। अब नाविकों के साथ जो किनारे के वासी हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं कि अगर बढ़ाव यूं ही रहेगा तो आने वाले दिनों में घाटों का संपर्क मार्ग टूट जाएगा और जो नाविक हैं उनके आगे जीविका का संकट मंडराने लगेगा। लिहाजा नाविक सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ की वजह से वाराणसी के पड़ोसी जिले गाजीपुर में भी हालात खराब हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गंगा के किनारे खेती करने वाले किसानों की, जहां 500 बीघा से ज्यादा खेत में खड़ी धान की फसल पानी में डूब गई। किसानों का कहना है कि ताल के पानी का निकास नहीं होने के चलते फसल बर्बाद हो रही है। यही है कि हमारा जो है खेत जो है हर साल डूब जाता है धान से। ना गेहूं का फसल काटते हैं ना धान का फसल काटते हैं, हर साल डूब जाता है। ये गांव सभा से वो निकला है, इसमें ना कोई प्रधान देखता है ना कोई गांव सभा देखता है। जाने पर झगड़ा करते हैं सब, हमारे उधर मत झाड़ो, इधर मत झाड़ो। गोंडा में बारिश की वजह से 2 तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ये गोंडा के कर्नलगंज और तरफगंज तहसील में आने वाले गांवों की तस्वीरें हैं, जहां लोग गांव में घुसे बाढ़ के पानी के बीच ही जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। गोंडा में इन दिनों सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बेकाबू होते हालात के चलते अब लोग गांव में पलायन करने लगे। सिर्फ पूर्वांचल के ही जिले नहीं बल्कि बारिश की वजह से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाव पर मोटरसाइकिल लेकर जा रहे लोगों की ये तस्वीर अमरोहा जिले की, जहां तिगरी गंगा घाट पर पानी बढ़ने से किसानों की मुश्किल बढ़ गई। अमरोहा के धनोरा विधानसभा क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गजरौला और उसके आसपास के गांव में किसान जान जोखिम में डालकर अपने खेतों में जाने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो यहाँ तो कुदरत का कहर लोगों को सता रहा है, डरा रहा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और अफसरशाही जब बेलगाम होती है तो क्या असर पड़ता है। बस्ती में जरा देखिए, यहाँ गरीब बच्चों के स्कूल ड्रेस के नाम पर घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षक संघ ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ का कहना है कि यूनिफॉर्म के नाम पर अधिकारी करोड़ों के घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए।
बस्ती में गरीब बच्चों के मुफ्त यूनिफॉर्म को लेकर बवाल मचा है। शिक्षक संघ ने शासन के खिलाफ करोड़ों के घपले का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ला के मुताबिक इस बार जिस तरह से ड्रेस खरीद की नीति अपनाई जा रही है उसमें भ्रष्टाचार को खुल्लम खुल्ला अंजाम दिया जा रहा है। अधिकारी द्वारा यहाँ सहायता समूह को जिला प्रशासन के नाम पर कि सहायता समूह को ड्रेस आपूर्ति किया जाए, वो ये आदेश निकाल दिया। उसी के क्रम में बस्ती जिले के 14 ब्लॉक और नगर पालिका सभी 15 जगह पर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा हेडमास्टरों को बुलाकर बीआरसी पर मीटिंग बुलाया और मीटिंग में जबरन क्रय आदेश पर दस्तखत करवा लिया। गौरतलब है कि बस्ती में प्राइमरी स्कूलों के करीब 3 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। नियम के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से पहले टेंडर निकलता है, फिर ठेकेदार का चयन होता है। लेकिन इस बार ड्रेस खरीद का कार्य स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बजाय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दे दिया गया है। हालांकि शासन पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है। तीनों जिलों में हर साल ड्रेस की खरीद की जाती है और ड्रेस खरीद के संबंध में निर्देश ये हैं कि जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है वही ड्रेस की खरीद करेगी ताकि ड्रेस की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो गांव में उपस्थित स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हर एक गाँव में बने हुए हैं, उनके माध्यम से ड्रेस का वितरण सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि सरकार पूरे प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए स्कूली ड्रेस की व्यवस्था कराती है। एक फर्म को फायदा पहुंचाने के मामले में उन्नाव जनपद के बीएसए के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है और अब बस्ती में इस तरह का मामला सामने आया है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और बड़ी खबर यह है कि आज लखनऊ आएंगे आर्मी चीफ। सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे का आज लखनऊ दौरा है। आर्मी के सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे आर्मी चीफ। तो सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे आज लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।